हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कुछ ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो अफगानिस्तान के संबंध में हम सब के सामने खड़े। क्या अफगानिस्तान में तालिबान ताजपोशी के लिए तैयारी कर चुका है? पूरी तैयारी हो चुकी है? क्या ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्या पंजशीर घाटी पर तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है? ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि तालिबान ने एक बार फिर पूरे पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है। कुछ देर पहले तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दावा किया कि पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्सेस जो कि दरअसल नॉर्दर्न अलायंस है, उससे अब युद्ध खत्म हो चुका है और अब तालिबान को एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान की उम्मीद है। अब जो भी कोई हथियार उठाता है वो अफगानिस्तान और तालिबान का दुश्मन होगा और जल्द ही अफगानिस्तान में नए सरकार की घोषणा भी होगी। लेकिन इस बीच अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क माइली ने कहा है कि अफगानिस्तान में दोबारा गृह युद्ध के संकेत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत जल्द ये शुरू भी हो सकता है। जिस तरह अफगानिस्तान की महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लोग भुखमरी की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या तालिबान वाकई में अफगानिस्तान को संभाल पाएगा। इस बीच NFR लीडर अहमद मसूद ने एक ऑडियो मैसेज तैयार किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया से उन्हें मदद की उम्मीद है। उन्होंने गुहार लगाई है मदद की, लेकिन इस मैसेज में अहमद मसूद का हौसला नहीं टूटा है। अहमद मसूद के अपने ऑडियो मैसेज में कहा है कि तालिबान हमले में मेरे परिवार के कई लोग मारे गए जो तालिबान के खिलाफ हथियार उठाए हुए थे और मैं भी उनके साथ हूं। तालिबान अफगान के नहीं है, वो बाहरी लोग हैं। तालिबानी बाहरी लोगों के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान की मदद से तालिबान हमले कर रहा है। पाकिस्तान पर सभी देश चुप क्यों बैठे हुए हैं? पंजशीर में बमबारी में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तानी हमले में फहीम दश्ती की मौत हुई है और NRF इस पूरे तमाम सेटबैक के बाद भी हार नहीं मानेगा। यानी कि अभी पंजशीर पर स्थिति उहापोह की बनी हुई है, लेकिन तालिबान अब सत्ता संभालने की तैयारी कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक बन रही है हमारे साथ। देख रहे मुकाबला और लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसे अब अफगानिस्तान पर तालिबान अपनी पकड़ मजबूत करता चला जा रहा है। 6 देशों को न्योता भेजा गया है तालिबान की तरफ से, ताकि सरकार के फॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसको देखने के लिए ये 6 देश के प्रतिनिधि पहुंचे, जिसमें प्रमुख का है पाकिस्तान। और अब ये बात दुनिया से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान लगातार तालिबान की मदद कर रहा है। आरोप तो यह भी है कि पाकिस्तान की वायुसेना का इस्तेमाल कर पंजशीर वैली पर लगातार बम वर्षा की गई है। हालांकि अभी इसे सिद्ध नहीं किया जा पा रहा। तमाम ये मुद्दे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों मौजूद हैं। अफगानिस्तान के ऊपर भी चर्चा हो रही होगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, अशोक सजनार जी, पोजराज नाइक है, मेजर जनरल संजय मिस्टन, उसके साथ साथ डॉक्टर फौजिया रऊफ जो कि अफगान एक्टिविस्ट हैं, और M जावेद अफगान में सरकारी कर्मचारी थे। ये सभी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर करेंगे चर्चा। इस छोटे से ब्रेक के बाद मुकाबला जारी है। आप देख रहे हैं मुकाबला और हम चर्चा कर रहे हैं कैसे अब अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से तालिबान का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी पंजशीर घाटी के नुमाइंदे यही कह रहे हैं कि पंजशीर घाटी पर अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका अब पूरी दुनिया भर के सामने उजागर है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, अशोक सजनार जी, मेजर जनरल मैस्टन, डॉक्टर फौजिया रऊफ और रेजा शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, पंजशीर घाटी को लेकर अभी स्थिति पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तालिबान कह रहा है कि पूरा कब्जा उसका हो चुका है, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया के, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका रही। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर घाटी में हमला कर रहे थे। यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है, जो अभी अपुष्ट है, कि पाकिस्तान की वायुसेना की भूमिका और ड्रोन्स के इस्तेमाल की भी बात सामने आ रही है। अगर पाकिस्तान की इतनी सक्रिय भूमिका है तो फिर इसके बाद कुछ बचता है क्या? देखिए, इसके दो पहलू में जवाब देना चाहता हूं। पहला तो यह कि वहां पे कितना कब्जा हो चुका है और कितना कब्जा भी नहीं हुआ है। वॉर इस किस्म की लड़ाई में, खास तौर से इंसर्जेंसी की लड़ाई में, प्रोपेगेंडा एक बड़ी भारी चीज़ होती है। वहाँ पे लीफलेट्स गिरा के प्रोपेगेंडा करना, वहाँ रेडियो टेलीविज़न से प्रोपेगेंडा करना, वहाँ की तस्वीरें दिखा देना, चाहे वो तस्वीरें कहीं और की हों। तो ये सब प्रोपेगेंडा इज़ ए वेरी मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशंस जब इस तरह के होते हैं।
दूसरी बात यह है कि चलिए मान लिया एक तरीके से कि जो वो कह रहे हैं कि काफी हद तक सही है, क्योंकि वो ये भी दिखा रहे हैं कि गवर्नर के घर के सामने उन्होंने झंडा भी लगा दिया, कोई हेलीकॉप्टर भी दिखा रहे हैं, वहां पे फाइटर जेट्स की भी उड़ान दिखा रहे हैं। तो ये भी सही हो सकता है कि काफी हद तक इस समय नॉर्दर्न अलायंस बहुत जबरदस्त प्रेशर में है, अगर कंप्लीटली केप डाउन नहीं भी कर गई है तो। और वहां पे मसूद का स्टेटमेंट भी आया, वो भी आपने सुना है। लेकिन जो बड़ी बात आप पूछ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की वहां पे कितनी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट तो शुरू से रही है। तालिबान इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हम लोग कब से कह रहे हैं। और अब के जितनी पिछले 4-5 दिन से खबरें आ रही हैं उससे साफ मालूम चल रहा है कि एसएसजी के यूनिट के लोग हैं वहाँ, 1 बटालियन है, 2 बटालियन है, उसको पुष्टि करना कठिन है। लेकिन हाँ, ये अवश्य मानते हैं कि पाकिस्तान की एसएसजी की आर्मी जो है, स्पेशल फोर्सेस जो है वहाँ पर हैं। उनके जो आईएसआई के चीफ हैं वो काबुल से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसका ऑपरेशन रूम शायद कहीं रावलपिंडी में भी होगा, जहां बाजवा साहब इसकी देखभाल कर रहे हैं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान इज 110%। इसमें तो अब कोई शक किसी ने छोड़ा ही नहीं है। लेकिन जरूरी बात देखने की यह है कि इतना सब सामने के बाद में अब बाकी रणनीति, एक तो तालिबान की क्या है, क्या वो बातचीत करना चाहते हैं और उस तरफ से क्या उनकी क्या डिमांड्स हैं वो देखना चाहते हैं, और वर्ल्ड कम्युनिटी क्या इसको देख रही है। हाउ इज द वर्ल्ड कम्युनिटी वाचिंग इट, ये शायद चल के आप अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं इस पर चर्चा करेंगे। ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जी, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि जनरल मैस्टन मैं आपके पास आऊं, अशोक जी, कूटनीतिक स्तर पर अगर देखें तो अभी तालिबान ने जिन देशों को आमंत्रित किया है स्वेरिंग इन सेरेमनी या गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर, वो तमाम ऐसे देश हैं जो एक तरह से पूरी तरह अमेरिका के खिलाफ हैं। चाहे आप चीन की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, आप टर्की की बात कर लीजिए, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनको उन्होंने न्योता दिया। 6 ऐसे देश हैं, हिंदुस्तान के न्योता नहीं दिया गया है। जाहिर सी बात है हम उनके लिस्ट में है नहीं। पाकिस्तान की पूरी कारस्तानी सामने है। कितनी मुश्किल आन खड़ी होगी अब किसी भी सरकार के लिए और खास करके हिंदुस्तान के लिए कि अब तालिबान को हम किस नजरिए से देखें, तालिबान के तौर पर या पाकिस्तान तालिबान के तौर पर। न्योता दिया है तो वो ये मेरे विचार से ठीक नहीं होगा कहना। जो सभी सरकारों को उन्होंने न्योता दिया है वो सभी अमेरिका के विरुद्ध हैं, क्योंकि टर्की को देखा जाए उनके वो नेटो के मेंबर हैं। और टर्की के लिए जब अमेरिका ने यह भी प्रपोज किया था, एंटनी ब्लिंकन ने प्रपोज किया था, जो वहां पर एक मुलाकात की जाए टर्की में जो यूएन के ऑस्पिसीज के अंडर हो, परंतु वो मुलाकात ऐसा लग रहा है कि अशोक जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसे तुरंत दूर करके हम वापस आ रहे हैं। अशोक जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच जनरल मैस्टन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब जो सूरत हाल है पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सक्रिय तरीके से तालिबान के साथ खड़ा है। अमेरिका की तरफ से भी ये बयान सामने आ रहे हैं, वहां के बड़े जनरल्स के हवाले से सिविल वॉर की तरफ अफगानिस्तान बढ़ रहा है। सिविल वॉर की कितनी स्थिति बनती आपको दिखाई दे रही है अफगानिस्तान में? देखिए, 2 चीज है। पहला तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान के बारे में, ये कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान की तो इनके साथ इन्वॉल्वमेंट शुरू में भी रहा है। जब 94 और 92 में सिविल वॉर हुआ था, तब जब तालिबान का टेक ओवर होना था तो इट वाज टोटली पाकिस्तान आर्मी लेड, और उस समय कुंडूज और ये नदन इलाके में पूरा पाकिस्तान आर्मी तालिबान के साथ घुसी थी। अभी आप फिलहाल देखिए, जब ये ऑपरेशन हुए थे, तालिबान ने शुरू किए थे इनके खिलाफ, अफगान नेशनल आर्मी के खिलाफ, इन्होंने नॉर्थ में शुरू किया था कुंडज के इलाके में, और साउथ में कंधार और लश्करगढ़। मेरे जो आर्मी में काफी फ्रेंड्स थे वो बता रहे थे कि खासकर कुंडज में 12 इन्होंने सोल्जर मारे थे, इसमें पाकिस्तान आर्मी के थे विद प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड। ये जब ऑपरेशन शुरू हुआ था अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, तब से ये शुरू इन्होंने हरकत की थी। उसके बाद अभी ये ISI चीफ का आना, उनका क्या अधिकार है और हक है कि अभी वहां गवर्नमेंट बनी नहीं, आप आ रहे हैं। और बेसिकली ये जो टारगेटिंग की जा रही है पंचेर में, दिस इज टोटल मास्टर माइंड ऑफ पाकिस्तान। इसका कारण ये है कि अमरुल्ला साले जो है और अहमद मसूद, ये 2 शख्स वो हैं जो इनके सख्त खिलाफ है पाकिस्तान के। अमरुल्ला साले तो नेशनल डायरेक्टरेट सिक्योरिटी के चीफ रह चुके हैं,
और उनकी जितनी भी स्ट्रेटेजी थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान वो जानता है और उन्होंने पाकिस्तान को अपने तरीके से जो करना था किया है। इसीलिए पाकिस्तान का पूरा मकसद और इरादा है नूरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को टारगेट करके और खत्म करना। तो ये मकसद है। और अभी आपने देखा होगा ये पंजशेर में लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, कल परसों। इतने दिन से ये तालिबान के क्लेम हो रहे थे हमने कब्जा कर लिया है, बिल्कुल वो सब गलत क्लेम थे। लेकिन कल सारी स्ट्रेटेजी इन्होंने चेंज की जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने रात में काफी बमबारी की जिसमें उनके ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर शामिल थे। इस कारण की वजह से ये सब तब्दीली हुई है। और अभी भी इन्होंने सिर्फ थोड़ा सदर्न इलाका बहुत हल्का सा कैप्चर किया है और वहां पर इन्होंने गवर्नर उसमें सही है। और इनके दो बड़े अहम, एक तो एक ऑफिसर मरा है जो मेजर जनरल थे वजूद दारा, उनको मैं खुद जानता था, तो उनकी डेथ हुई है। और एक इनके जो तालिबान के ये पंजशेर के जो स्पोक्समैन थे, तो इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स टोटली इन्वॉल्व थी। और जैसे जनरल साहब ने अभी बताया एसएसजी तो थी ही, तो ये टोटल एक बोलते हैं ना वेल कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान का रहा है और ये चलता रहेगा। क्योंकि अभी जो अहमद मसूद है वो कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इधर चले गए हैं। देखिए वो सोल्जर है, वो अपने ग्रुप को छोड़ेंगे नहीं, वो वहीं पर है। वो रीग्रुप हो गए, थोड़ा और नॉर्थ की तरफ चले गए पंजशेर वैली की, और वो फोर्सेस सारे रीग्रुप हो गए, वो लड़ेंगे। लेकिन उनके लिए अभी सबसे ज्यादा सामने प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्राइक्स हो रही है रातों रात, वो सारा नहीं, पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका वहां दिखाई दे रही है, अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है पूरी पाकिस्तान की नीति पर भी। फौजिया जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अफगानिस्तान में जिस तरह से अब पाकिस्तान की दखलंदाजी स्पष्ट है, साफ है कि पाकिस्तान वहां सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, मैनूवर कर रहा है। मानवाधिकार हनन की जो तमाम खबरें आ रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की तालिबान के हवाले से है, लेकिन कहीं ना कहीं टैसिट सपोर्ट पाकिस्तान का भी है। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से अफगानिस्तान को ध्वस्त खत्म कर देना चाहता है, यही लग रहा है आपको? ये तो बिल्कुल उनका ख्वाब है जो खत्म करेगा अफगानिस्तान को, क्योंकि जब तक एक भी अफगान बच्चा जिंदा होगा जो अपने धरती के लिए आखिर तक लड़ेगा। आज चूंकि 6 सितंबर 1965 का जो योम दिफा पाकिस्तान के लिहाज से भी इन लोगों को एक सबक दिया था, तब जब इंडियन आर्मी आई थी और जिमखाना में उन्होंने आके विस्की पी थी, तो ये भूल जाते हैं। इनको बहुत सारे सबक सिखाए हैं, चाहे वो हाजी फीर हो जो ये इंडिया पे भी अटैक करता है, तो इनको बहुत अच्छे मुंह की खाना पड़ती है। डॉक्टर नजीब ने इनको बहुत अच्छा सबक 1980 जलालाबाद में भी दिया था, लेकिन शर्म इनको नहीं आती। ये एक इंतहाई बेशर्म बेहया कौम है, ये एक चूचे शैतान। जब से ये मुल्क बना है ये अपने इर्द गिर्द हर चीज को हड़प देना चाहता है, वो चाहे बलूचिस्तान हो। और अब आप पंजशेर दुनिया देख रही है, और ये इतनी बेशर्मी से जो वीडियोस इनके वायरल होते हैं कि चकवाल में बेटा फैज जो मुर्दार हुआ था अफगानिस्तान में, तो ये फिर उनका बाप बोलता है कि मेरा दूसरा फैज बेटा काबुल पे वो चाय पी के बता रहा है कि मैंने अपने दुश्मनों को नेस्त नाबूद किया। तो इनके दुश्मन कौन है? इनके दुश्मन अफगानिस्तान, इंडिया जो इनके भाई है, ये आस्तीन के सांप है। और जिस तरह उन्हीं के लिए मेरा ये मैसेज है कि जब आपका अगर चकवाल का एक फैज अफगानिस्तान में मुर्दार हुआ था, तो आपके सारे ही फैज जब अफगानिस्तान की तरफ आएंगे तो उनकी लाशें तो आपको मिल रही है ना। बिल्कुल। वो जब लाशें अफगानिस्तान से ही आती है, ये रेजिस्टेंस जारी है। आपने अहमद मसूद का जिक्र किया, उनकी थोड़ी देर पहले मैं पंजशेर क्लब हाउसेस में वीडियो ऑडियो सुन रही थी रेडियोस पे। उनके हौसले बुलंद है और वो रिक्वेस्ट करते हैं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से बाकायदा हम के उनका साथ दे। वहाँ पे इन्होंने जो इंसानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वो भी किसी से बिल्कुल आपने कहा ये अभी जो मसूद साहब ने जो कहा है कि पूरी दुनिया साथ दे। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि लोग मदद के लिए सामने आएंगे? क्या संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहीं कोई भूमिका होगी इस पे? वायलेशन साफ दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, इसके सबूत भी मिल रहे हैं, उसके बाद भी दुनिया क्या बस किनारे खड़े होकर टकटकी लगाकर देखती रहेगी?
देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है अजय जी, और अगर आप मुझे इजाजत दें, जो मैं पहले कह रहा था और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कनेक्टिविटी थी वो खराब थी, तो इसीलिए शायद सुना नहीं होगा। तो आपका प्रश्न उस समय ये था, जो इन 6 देशों को जिसको न्योता दिया गया है, उसमें सभी ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका से उनके जो संबंध हैं अच्छे नहीं हैं। परंतु मैं बता रहा था, जो एक तो टर्की है, टर्की तो नेटो का मेंबर है, और टर्की के यहाँ पर अमेरिका ने कहा था जो एक मीटिंग होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन बनकर आए थे, वो टर्की में हो नहीं पाई, क्योंकि उस समय तालिबान ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया था। और दूसरा कतर है, कतर के साथ तो उनके आपके बहुत अच्छे संबंध है। सबसे बड़ा जो उनका बेस है वो वहीं पर है, कतर में है, दोहा में है। और जो उन्होंने अपने इवैक्यूएट किए हैं, सारा शटल फ्लाइट्स उनकी दोहा जाती रही हैं, और हमारे भी काफी लोग यहां से जो भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया है वो भी कतर में गए हैं। तो मैं ये कहूंगा, जो उन्होंने उनको न्योता दिया है जिनके उनके साथ अच्छे संबंध हैं। मुझे तो देखिए आश्चर्य अजय जी इस बात का है, जो उनके साथ 3 और देश हैं जो उनके पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ सीमाएं मिलती हैं। तजिकिस्तान के साथ उनकी 1300 किलोमीटर की सीमा मिलती है, उसके राष्ट्रपति को उन्होंने न्योता नहीं दिया है। उज्बेकिस्तान का 137 किलोमीटर, उसको भी न्योता नहीं दिया है। और उज्बेकिस्तान, आपको याद होगा 2018 में उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, और उसमें उन्होंने तालिबान को भी वहां पर न्योता दिया था। और तीसरा तुर्कमेनिस्तान ने तो उनके साथ संबंध रखे हैं 1996 से लेकर 2001 तक भी। तो देखिए, तुर्कमेनिस्तान तो हमेशा तालिबान के साथ खड़ा रहा है। तो ये अचंभे की बात है, जो 3 आपने पड़ोसी देशों को नहीं न्योता दिया। और भारत तो हमारे तो देखिए अभी बहुत टेंटेटिव उनके साथ कांटेक्ट हुआ है, बहुत ही लिमिटेड एंगेजमेंट है। और मैं तो समझता हूं बड़ी अच्छी बात है जो हमको न्योता नहीं दिया, क्योंकि अगर हमको न्योता आता तो मेरे विचार से हमको उसको ठुकराना ही पड़ता। हमारी तरफ से बिल्कुल हम नहीं जाते, तो हम कोई असमंजस में डाल देता और कुछ आप जानते हैं हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का क्या हाल है, बिल्कुल, तो उस तरीके से क्या किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात आपने जो पूछा है, जो ये किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय समूह क्या करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी? मेरे विचार से कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है, जैसे हमारे पहले पैनलिस्ट ने बताया है अजय जी, जो पाकिस्तान का रोल तो शुरू से मालूम है, शुरू से जब से ये हुआ है, पिछले 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40, उससे पहले देख लीजिएगा, जब भी वहां पर सोवियत संघ के विरुद्ध था, पाकिस्तान वहां पर था मुजाहिदीन के साथ। तालिबान का रोल था 1996 से लेकर 2001 तक, पाकिस्तान वहां पर था। पिछले 20 साल तक देखिए, सभी को मालूम है, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो लिखित में अपने ट्वीट में कर दिया था, जो जिन आतंकियों को हम चाहते हैं उसको पाकिस्तान ने शह दे रखी है, और उसने हमको पागल बनाया है, आगे इससे पागल नहीं बनेगा। तो देखिए, पाकिस्तान का रोल चाहे अफगानिस्तान में हो या पंजशीर में हो, पंजशीर में भी बिल्कुल क्लियर है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समूह ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि सभी देशों के अपने बहुत ही सीमित हित हैं, बहुत ही पैरोकियल इंटरेस्ट हैं, बहुत ही लिमिटेड इंटरेस्ट हैं, और उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करे जा रहे हैं। पर मुझे तो ये लगता है, देखिए, जो अमेरिका के 3 सबसे जो विरोधी देश हैं, ये रूस, चीन और पाकिस्तान, वो कितनी ही खुशियां मना लें अभी जो अमेरिका चला गया है, परंतु जो अमेरिका गया है वो यहां पर 2-धारी तलवार छोड़कर गया है। अभी तो वो खुश हो सकते हैं, परंतु आगे चलते हुए इन सबको उसका मुआवजा चुकाना पड़ेगा, इनको खामियाजा चुकाना पड़ेगा। ये डबल एज स्वॉर्ड है, इनके लिए विक्ट्री नहीं है, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान के अंदर अजय जी इतने सारे आतंकी गुट हैं जिसको कंट्रोल करना, देखिए, सरकार बनने से पहले वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सरकार बनने के बाद तो कुछ गुट तो यकीनन नाखुश होंगे। और जो ये आईएसआईएस है, अलकायदा है, ईटिम है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत आपने महत्वपूर्ण मुद्दा अभी उठाया, तो इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। जनरल प्रसाद, तहरीक तालिबान तो खैर इसमें पंजशीर की लड़ाई में शामिल नहीं था, लेकिन अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, उसके साथ साथ हरकत-उल इंसार, फिर तमाम अन्य आतंकी संगठन के लड़ाके इस लड़ाई में शामिल हैं, तालिबान के साथ और पाकिस्तान के फौजियों के साथ पंजशीर की इस लड़ाई में। जब आतंकी संगठन अपने लड़ाकों को भेज रहे हैं इस लड़ाई में शामिल होने के लिए,
तो जाहिर सी बात है वहां पर तालिबान की सरकार और आतंक की सरकार में कोई फर्क तो रहेगा नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा, ये आतंक की ही सरकार बनने वाली है। देखिए सरकार बनेगी इनकी अगर 2-4 दिन के लिए, तो वो सरकार स्टेबल नहीं चल सकती। ये पुरानी हिस्ट्री है अफगानिस्तान की। जब तक सब को साथ लेकर नहीं चलेंगे, ताजिक को साथ लेकर नहीं चलेंगे, हज़ारास को साथ लेकर नहीं चलेंगे, और जो उनके सो कॉल्ड वॉरलॉर्ड्स हैं उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो इनकी स्टेबल सरकार नहीं बनेगी। जो बातचीत की बात हो रही है, बीच में कई दफ़ा आता है कि तालिबान की और पंजशीर की भी, नॉर्दर्न अलायंस की बातचीत हुई है, और वो कह रहे हैं कि बातचीत से मसले को सुलझाया जाए। इससे क्या मसले के सुलझाने की बात हो रही है? बातचीत से क्या निकलेगा? बातचीत यही करना चाहते हैं कि सरकार में हमारी क्या रोल रहेगा, हमें कुछ सरकार में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब जगह की बातचीत हो रही है। लेकिन जो बड़ा भारी सवाल जो आप उठा रहे हैं आज, और उसको आज गौर से देखना पड़ना है अजय, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर रही है। जैसा कि आपकी चैनल ने भी कुछ देर पहले दिखाया था कि दिल्ली में आज की तारीख में बड़ी महत्वपूर्ण एक मीटिंग चल रही है, जो आप टेलीविजन पे दिखा रहे हैं, सब चैनल्स दिखा रहे हैं, जिसमें शायद होम मिनिस्टर साहब प्रेजेंट हैं, डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंट हैं, और प्राइम मिनिस्टर चीफ जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ जी। तो वो मीटिंग क्यों हो रही है? वो मीटिंग इसी वजह से हो रही होगी, उसको अंदाज़ा हम यही लगा रहे हैं कि भारत इसको किस तरीके से देख रहा है, भारत सरकार इसमें किस तरह से भूमिका निभाना चाहता है, भारत के हित में क्या है। एक तो ये है कि बिल्कुल देखता रहे चुपचाप बैठ के कि क्या हो रहा है, दूसरा कब तक देखते रहेंगे जब सब मसला ही खत्म हो जाएगा, तीसरा अगर कुछ मदद करनी है तो किस प्रकार से मदद करें, ओवरटली करें, कोवर्टली करें, डायरेक्टली करें। जो नेबरिंग कंट्री उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इनके जरिए कुछ मदद हो सकती है। तो इन सब बातों का आज मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल में बातचीत हो रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इसका जो एंड नतीजा है वो ये है कि भारत सरकार आज कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी कि किस तरीके से हमें मदद करनी है या नहीं करनी है। इसको दूर से देखते रहना है कि किस किस्म की सरकार बनती है। जिस किस्म की सरकार बनेगी उसके बाद हम उसमें कोई इंटरेस्ट लेंगे। तो ये बातें ऑब्वियसली आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। देखिए अफगानिस्तान ट्रेडिशनली भारत का बड़ा पुराना दोस्त रहा है। हमारी अफगानिस्तान में आज भी बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मैं समझता हूं कि 3 मिलियन से ज्यादा जो हमारी रिलेशनशिप आज अफगानिस्तान से, उनके कितने लोग हर दफा इंडिया आते हैं मेडिकल एड के लिए, हमारा उनसे कितना जबरदस्त ट्रेड चलता है। उनके यहाँ सारी दवाइयाँ हम भेजते हैं, उनकी हर एक चीज हमारे से जाती है। हमने अफगान आर्मी को हेलीकॉप्टर्स अपने दे रखे हैं, कितना उनकी ट्रेनिंग करा रखी है। उनके 2 सीनियर ऑफिसर जो एक बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, वो मेरे संग नेशनल डिफेंस कॉलेज कर रहे थे, हमारे मित्र थे। खैर अब तो वो रिटायर हो गए हैं। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि एक तो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हमारी वहां पे जो प्रोजेक्ट्स में है, एक हमारी दिल से जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे, वो ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अफगान अगर आप कहीं जाते हैं, लंदन में जाइए, आपको टैक्सी ड्राइवर मिलेगा और उसे मालूम चला कि आप हिंदुस्तान से हैं तो आपसे तुरंत दोस्ती करता है वो टैक्सी ड्राइवर अगर अफगानिस्तान से है। तो देयर इज अ ग्रेट लिंकेज बिटवीन आवर हार्ट्स। सो हम इस हार्ट को कैसे तोड़ेंगे? वी कांट ब्रेक दिस हार्ट। बहुत तो इस तरीके से हमें इसको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल मसला बन गया है। जनरल मैस्टन, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि आप अफगानिस्तान को वहां पर आप ऑपरेट कर चुके हैं, आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं। एक धड़ा है हिंदुस्तान में जो ये कहता है कि क्यों नहीं, जब हम एक जमाने में नॉर्दर्न अलायंस को मदद करते थे तो आज जो पंजशीर में जो रेजिस्टेंस है उसको क्यों नहीं मदद करना शुरू करते? क्यों नहीं हम किसी थर्ड कंट्री को वाया मीडिया के जरिए भारत सरकार मदद पहुंचाना शुरू कर दे? कम से कम वो लोग जो हम पर निर्भर कर रहे हैं उनकी कुछ तो मदद होगी। क्या ये एक प्रूडेंट स्ट्रैटेजी है? क्या ये जो सोच बन रही है हिंदुस्तान के एक धड़े में, ये सोच सही है? अजय देखिए, ऐसा है कि इस विषय पे बहुत एक सेंसिटिव इशू है और इंडिया ने हमेशा नॉर्दर्न अलायंस के साथ संपर्क रखा हुआ है। अभी क्यों हम नहीं कुछ कर पाए हैं या कैसे कर रहे हैं, फ्रैंकली मैं तो अभी रिटायर्ड ऑफिसर हूं, तो मेरे को अभी सिस्टम्स का अभी पता नहीं है जी। पर मेरे को इतना पता है कि इंडिया जो भी सोच रहा है या अभी तक जो सोचा है या किया है, क्योंकि कुछ चीजें तो ओपन डोमेन में कभी नहीं आ सकती हैं, पर हमारा जो एक ट्रेडिशनल फ्रेंड है नॉर्दर्न अलायंस,
और खासकर अब्दुल्ला सालेह और अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, इन लोग के साथ जो हमारी बॉन्डिंग है और अफगान लोगों के साथ बॉन्डिंग है। जब मैं बोलता हूँ नदन अलायंस, तो यही नहीं, नदन अलायंस मतलब पूरी अफगान इंक्लूडिंग पश्तून। मेरे साथ वहाँ इतने पश्तून मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी भी एक बिल्कुल भावुक हो रखे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ। काफी सारे पश्तून जो रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान उनको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है और उनको तकलीफ दे रहा है और इनकी कंट्री को खात्मा करना चाहता है। और इंडियन स्ट्रैटेजी कुछ हमारी देखिए एक तो लगी हुई सीमा नहीं है, जबकि हमारे 100 किलोमीटर 100 माइल बॉर्डर है, पर वो आज हमारे पास है नहीं। वो तो आपको पता है गिलगित बाल्टिस्तान से कनेक्टेड है, तो अगर वो लिंकेज होता तो हमारे लिए तो बहुत आसान था। अभी आपको पता है फ्लाई रूट भी नहीं है हमारे, हमको ईरान करना पड़ता है जो फ्लाई। तो ये हमारी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर मदद करने के तरीके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके होते हैं। और मेरे ख्याल ये ठीक ही मेरे को लगता है भारत सरकार को सोचेगी इसके बारे में, क्योंकि अगर नदर अलायंस कोलैप्स हो गया तो ये हमारे देश के लिए फ्यूचर में हानिकारक होगा, क्योंकि उसके बाद तालिबान पूरा कंसोलिडेट कर लेगा अपनी कंट्री को। 1-2 महीने के बाद उसके पास इनके जो सो कॉल्ड तालिबान फाइटर, दुनिया भर के फाइटर जी, वो सब अवेलेबल है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, हम दोबारा आपके पास आते हैं। जनरल मैस्टन आपके पास तुरंत आते हैं। फौजिया जी, लेकिन क्या ये उम्मीद अफगानियों के दिल में है कि शायद भारत से मदद मिल सकती है, बाकी दुनिया से मदद मिल सकती है? बिल्कुल, स्पेशली मैं इस इंडिया से दुनिया जो हम साथ ना दे, हमारे इंडिया के साथ जोग्राफियाई रिश्ते तो है ही, हम इंडिया का खून भी है। वहाँ पे जिस तरह पहले हिंदूशाही थी, आप ये भी ख्याल में रखें कि अब वहाँ पे मुलाक्रेसी या मुलाशाही आ रही है। और जो सुहेल शाहीन है, उनके स्टेटमेंट इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए कश्मीर में वो उनको आग लगा दे रहे हैं, और बाकायदा एक आतंक पूरे खित्ते में शुरू होगा, जो कि काबुल से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये भारत इंडिया को बहुत ज्यादा इसको सीरियस लेना चाहिए। वो शायद डीसी तक फिर ना पहुंचे, लेकिन इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो पास्ट के हालात है, और आपको पता है कि तालिबान पाकिस्तान की ही प्रॉक्सी वॉर है। ये पाकिस्तान के ही, जब वहां पे हुकूमत ही नहीं बनी थी, जनरल फैज वहां पे थे, सब दुनिया ने देख लिया वो मैसेज जो डिलीवर करना चाहते थे इंडिया को स्पेशली, कि हमने जो किया, काबुल पे कब्जा जमाया, नेक्स्ट पंजशेर है। इफ पंजशेर फॉल, ये भारत की आने वाली नस्लें आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। जिस तरह पाकिस्तान बना है, धरती माता के टुकड़े हो गए, फिर बांग्लादेश में 73 में 3 टुकड़े हो गए। अब ये जो अफगानिस्तान काबुल में हुआ जा रहा है, काबुल कल्ब है, जिस तरह काबुल का दिल पंजशेर है तो काबुल जिंदा है। और अपने रीजन साउथ एशिया का कल्ब अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में जो वहां पे बैठेगा, जो वहां की पॉलिसीज को कंट्रोल करेगा, उनका इफेक्ट इंडिया पे होगा। तो इंडिया को खुद भी वॉलंटरीली हेल्प एक्सटेंड करना चाहिए। उनको उम्मीदें हैं। मैंने खुद अहमद मसूद की बातें सुनी है, जो उन्होंने कहा है कि पहले अफगानिस्तान से लोग उठे, रेजिस्टेंस का हिस्सा बने, और आप जिस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी आवाज बने, हमारी बातें पहुंचाते हैं, हम सब सुन रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जो असला उठाता है वो भी मैदान जंग में, मैं देख रहा हूं उनको। आज इतिहास बनने जा रहा है। फहीम दश्ती जो एक बहुत ही शरीफ इंसान थे, वो बच्चे जिनको इल्म और अदब से प्यार है, जो इस रीजन में शम्मा बनना चाहते हैं, पाकिस्तान वो शम्मे बुझा रहा है। और हिंदुस्तान से मैं विनती करती हूँ कि हमारा साथ ना छोड़ें, पंजशेर का साथ ना छोड़ें, काबुल का साथ ना छोड़ें, अफगानिस्तान का साथ ना। बहुत ये पते की बात आप कह रही हैं, और हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका है जो लगातार इस बारे में बात और चर्चा करता जा रहा है। अशोक जी, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि खुद वहां के शीर्ष नेतृत्व में तालिबान में आपस में बहुत जबरदस्त झंझट चल रहा है। कौन सत्ता हासिल करेगा, कौन किस ओहदे पर रहेगा, एक जबरदस्त गुटबाजी और मारपीट भीतर भीतर चल रही है। क्या हम एक फेल्ड अफगानिस्तान को देख रहे हैं?
क्या एक बाल्कनाइज्ड अफगानिस्तान को हम बहुत जल्द देखने जा रहे हैं, जहां पाकिस्तान न जाने क्या क्या हरकतें न करता हुआ दिखाई देगा? अशोक जी, देखिए, फेल्ड आपने जो कहा है वो तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक ठीक लगता है। सिविल वॉर हो जाएगा, वहां पर बहुत सारे गुट बन जाएंगे और वो उनकी बीच में लड़ाई होगी। पाकिस्तान वहां पर आएगा, अपना प्रयास करेगा जो किसी प्रकार का अपने लिए ऑर्डर एस्टैब्लिश कर पाए, चीन के लिए ऑर्डर एस्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि चीन चाहेगा एक तो वहां पर जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो वहां पर काबू से बाहर नहीं जाए, वो वहां पर शिनजियांग में जाकर उइगर मुसलमानों के साथ वो वहां पर कुछ डिस्टर्बेंसेस प्लान नहीं करे और यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी को, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए यहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर वो यहाँ पर चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना, अगर यहाँ से वो लिथियम और कॉपर और सारे मिनरल्स लेकर जाना चाहते हैं, और अगर वो चाहता है, चीन चाहता है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यह हिस्सा बने और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से आकर मिले और फिर ये वाला जो रोडवे एक्सप्रेसवे है ये वहां तक ईरान और यूरोप तक जाए, तो तब यहां पर पीस एंड सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये मैं कह रहा था, जो ये काटने को दौड़ेगा केवल और देशों को नहीं, ठीक है, यहां पर सभी कह रहे हैं यहां पर जो ये इस्लाम की फतह है, इस्लाम ने जीता है बीच में, और इसीलिए जो भी जहां पर वो है लेटेंट ऐसी मूवमेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स हैं, इस्लामिक रेडिकलिज्म की मूवमेंट्स हैं, उनको शय मिलेगा, उनको एम्बोल्डन करेंगे। परंतु उसके साथ साथ यहां पर से भी हर जगह ये बहुत फैलने को हो सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा ब्लोबैक होने वाला है। अभी तक आपके प्रोग्राम में हमने वो उसके ड्यूरान लाइन के बारे में बात नहीं की है इतने ज्यादा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर जंगवी के बारे में बात नहीं की है। ये सभी ने साथ दिया है वहां पर अफगान तालिबान का, और तालिबान के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी जो उनको कहे ठीक है अब आपने हमारे साथ काम कर लिया है, बस अब आपने को डिसबैंड कर लीजिएगा और कुछ मत करिएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किलें होने वाली हैं और रूस के लिए भी मेरे विचार से काफी मुश्किलें होंगी, क्योंकि ये जो भी है अलकायदा वगैरह है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं 1 मिनट, आपने जो प्रश्न पूछा था भारत इसमें क्या करना चाहिए पंजशीर के मामले में, तो उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक ऐसा तबका है। परंतु देखिए, जो 1990 का जो हालात थे, वहां पर नॉर्दर्न अलायंस में रूस था, ईरान था और भारत था। अब रूस और ईरान ने अपनी डील्स कर ली हैं तालिबान के साथ, वो नहीं है साथ में। केवल तजिकिस्तान है जो कि जिसने अभी तक तालिबान से बात नहीं की है, जैसे मैंने कहा। परंतु तालिबान ने अभी पिछले ही सप्ताह अहमद मसूद के पिता हैं, जो लायन ऑफ पंजशीर जिनको कहा जाता है, और बुरहानुद्दीन रब्बानी को अपने यहां का सबसे बड़ा खिताब देने का ऐलान किया है। तो ये एक उनका मैसेज है जो पंजशीर के साथ खड़े हुए हैं। परंतु देखिए, कोई डायरेक्ट लाइन उनकी भी नहीं है वहां पर, तो भारत की अभी वहां पर बहुत ही लिमिटेड एंगेजमेंट है। भारत के अपने भी इंटरेस्ट हैं जो यहां पर हमारे यहां, जैसे उनको बताया गया है शेर स्तानिक जाई को या अनास हक्कानी से जो बातचीत हुई है, और सुहेल शाहीन ने भी यही आज कहा है जो हम कश्मीर में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे अपने भी हित हैं, परंतु हमारे पास लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं जो अगर हम कुछ करना भी बहुत है सर, इसमें कोई शक नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक आखिरी सवाल का वक्त मेरे पास बचा है। जनरल प्रसाद, सिर्फ संक्षेप में बता दीजिए, क्या हम इस समस्या का समाधान हाल फिलहाल देखेंगे, या दरअसल अब आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के बड़बोलेपन को बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के संबंध में देखेंगे? दोनों बातें सही हैं। देखिए, इस समय हमें यह भी देखना है कि वहां पर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से सरकार बन रही है, किस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस के संग ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दूसरा, हमें यह भी देखना है कि पाकिस्तान के संग अब क्या किया जाए। पाकिस्तान के संग भी हमें कुछ ना कुछ तो रणनीति दिखानी पड़ेगी। वो किस तरह से दिखाते हैं, मुझे लगता है कि सरकार उस पर जरूर ध्यान दे रही होगी, और कुछ ना कुछ जो भी किस किस्म की रणनीति वो बनाते हैं वो सामने उभर कर आएगी। ऑब्वियसली वो टेलीविजन चैनल पे तो नहीं बता पाएंगे, ना हमें पता होगा ना आपको पता होगा, लेकिन ये ऐसी चीजें होती हैं जो डिस्कस जरूर होती हैं, जिन पर कुछ ना कुछ एक्शन भी जरूर होता है।
इसमें चाहे डिप्लोमेटिक एक्शन हो, चाहे इकोनॉमिक एक्शन हो, चाहे पॉलिटिकल एक्शन हो और चाहे मिलिट्री एक्शन हो, तो सब तरफ के एक्शंस की बातचीत होती है। किस तरह से ये उभर के निकल आती है ये तो टाइम बताएगा। अभी इसी मारे सरकार देख रही है कि क्या तरह से चीजें डेवलप कर रही हैं। और मैं लास्ट में कंक्लूजन में ये कहूंगा, प्रोपेगेंडा वर्ड को मत भूलिएगा। प्रोपेगेंडा continues to remain a very important ingredient of operations of this nature. तो जब तक कि पूरी डिटेल्ड एक्यूरेट खबर नहीं आती तब तक कुछ भी कहना बहुत कठिन होगा। बिल्कुल, आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दो महत्वपूर्ण बात जो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक बिल्कुल इस बात को गांठ बांध ले, जो अभी जनरल प्रसाद ने कहा, प्रोपेगेंडा बड़े पैमाने पर इसे अंजाम दिया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार काम कर रहे हैं। एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भी लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो हमने आपको बताई, बड़ी बैठक चल रही है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जहां रक्षा मंत्री और गृह मंत्री मौजूद हैं। उम्मीद है कि एक नई स्ट्रैटेजी तैयार हो रही होगी, लेकिन जाहिर सी बात है इसके बारे में भी चर्चा तब होगी जब डिटेल्स सामने निकल कर आएंगे। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उससे पहले आपको बता दें आगे क्या है खास। अब से कुछ ही देर में 6:20 पर कुरुक्षेत्र में आज हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।